हेलो, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे, अनावश्यक कार्य छोड़कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आप इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 के विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का अध्ययन करेंगे। अगर आप ये अध्याय पूरा पढ़ चुके हैं तो आपके लिए एक क्रैश कोर्स का ये काम करेगा। आप लगभग कुछ ही देर में इस पूरा टॉपिक को अच्छा से समझ पाएंगे, या आप कह सकते हैं कि एक बार आप क्विक रिवीजन कर पाएंगे। आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए समझते हैं पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को। विद्यार्थी, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, चावल पानी को जब हम लोग गर्म करा देते हैं, चावल में पानी रखकर गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? भात। और इसके साथ एक और अपशिष्ट पदार्थ बनता है। अपशिष्ट पदार्थ नहीं, इसी से एक हिस्सा है। इसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से अलग गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आप इसे याद भी कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होते हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ चावल और पानी क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा, उत्पाद भात हो जाएगा और मार हो जाएगा। ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी है। ठीक है ना। अब देखो इसका उदाहरण क्या है? भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, मैग्नीशियम फीते का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, दही का बनना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। एक और बात ध्यान में रखिएगा, अगर चावल और पानी से ये भात बन गया तो फिर भात से हम लोग चावल और पानी नहीं बना सकते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो जाने के बाद या रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ के निर्माण हो जाने के बाद उस पदार्थ को पुनः उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है जिस अवस्था में पहले वह था। ठीक है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण, या आप कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो जाने के बाद क्या क्या दिखाई उसमें देता है या क्या क्या उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो अवस्था का परिवर्तन हो जाएगा, यानी उसका रंग रूप भी चेंज हो सकता है, या जितना स्पेस लिया है उतना स्पेस ना ले, कुछ ज़्यादा या कम हो सकता है। रंग में परिवर्तन हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा और गैस का उत्सर्जन होता है। ये आप समझ गए। दूसरा देखिए इसमें क्या। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या करना होता है। जैसे अभी मैंने भात और चावल लिखा था, चावल और पानी लिखा था, है ना। तो ये कथन को मैं एक शब्द के रूप में निरूपित किया। यानी जो रासायनिक, आप कह सकते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं या रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको समीकरण के द्वारा दिखाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर तीर चिन्ह लगाकर समीकरण के रूप में दिखाया जा सकता है। यह समीकरण दो प्रकार से हो सकता है, एक तो शब्द समीकरण होगा और एक रासायनिक समीकरण होगा। अब देखो शब्द समीकरण में क्या है? जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, यहाँ पर एक तीर चिन्ह है, और एक क्या है? जिंक सल्फेट है और ये हाइड्रोजन है। याद रखेंगे इधर वाला जो हिस्सा है अभिकारक है, इधर वाला हिस्सा क्या है? उत्पाद है। और यही जिंक का हम सूत्र यहाँ लगा दिया Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या लगा दिया? H2SO4। तो इस अवस्था में हम इसे क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण की परिभाषा हो जाएगी कि अगर किसी रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले तत्वों को संकेतों या उसके सूत्रों के द्वारा दिखाया जाए तो उससे जो समीकरण बनेगा उससे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। आप देख पा रहे होंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे Zn और H2SO4 के मिलने से ZnSO4 और H2 बना है, यानी जिंक सल्फेट। यानी जिंक सल्फेट का फॉर्मूला याद रखेंगे ZnSO4 है, ये हाइड्रोजन का सल्फेट, ये हाइड्रोजन का है। ठीक है ना। तो शब्द समीकरण समझ गए और रासायनिक समीकरण भी समझ गए। रासायनिक समीकरण में याद रखेंगे कि शब्द समीकरण का जो संकेतों सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए। अब देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यहाँ पूरा दिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक उत्पादों का रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्था का मतलब यहाँ थोड़ा सा और देख लीजिए। भौतिक अवस्था का मतलब ये हुआ, अगर ये जिंक द्रव अवस्था में है तो यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा? L लगा दिया जाएगा। अगर ये ठोस में है तो यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा? S लगा दिया जाएगा। यानी रासायनिक समीकरण केवल संकेत सूत्र ही नहीं होता है, उसकी भौतिक अवस्था को भी उसकी मदद से दिखाया जा सकता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यक परिस्थितियाँ हैं, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के तीर के निशान के ऊपर या नीचे भी दिखाया जाता है। अगर मान लो यहाँ H2
H2 ऊपर निकल रहा है, ये गैस है ऊपर निकल रहा है, यहाँ तीर निशान ऐसा लगा दिया जाएगा। अगर ये गैस नीचे आ रहा है तो इसको तीर चिन्ह के भी द्वारा दिखाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं? तो याद रखेंगे एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स का, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इसीलिए अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद तत्वों के जो परमाणु हुए उसके तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है रासायनिक अभिक्रिया होने के पहले और होने के बाद। इसीलिए क्या किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। तो आप याद रखेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी है। ठीक है, अब देखो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, इसका अलग अलग तरीका है। हीट एंड ट्रायल विधि को हम लोग पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं Fe4H2O, Fe3O4 और H2O। तो सबसे पहले आप इधर बाएं साइड देख लीजिए और दाएं साइड में देखिए। तो बाएं साइड में आप देखिए लोहा कितना है? 1 है, Fe का मतलब लोहा हुआ। यहाँ H2 कितना है? 2 है। ठीक है, और O कितना है? 1 है। इधर लोहा कितना है? 3 है, देखिए अब 3 दिख रहा होगा। और ऑक्सीजन कितना है? 4 है। और H2 कितना है? 2 है। ये तो H2 तो सेम हो ही रहा है, मुझे ये और ये इक्वल करना होगा, या मेरा कह सकते हैं कि संतुलित करना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसको संतुलित करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, H2O को संतुलित करना चाह रहे हैं तो आप 3 यहाँ लगाएंगे, ना कि यहाँ लगाएंगे या 2 या कोई भी संख्या है। तो आप इधर जैसे आप मान लो लोहा है, लोहा Fe, ठीक है Fe है, तो आप संतुलित करना चाह रहे हैं तो 3 यहाँ नहीं लगाएंगे, 3 यहाँ लगाएंगे। जो भी संख्या लगाना हो अपनी आवश्यकता के अनुसार, नीचे नहीं लगाना होगा, इसके लेफ्ट साइड में लगाना होगा। ठीक है, तो आगे देखिए, अब यहाँ हम संतुलित करने के लिए यहाँ लगा दे 3 लगा दिया, यहाँ 4 लगा दिया गया और यहाँ 4 लगा दिया। तो इधर देखिए, इधर ऑक्सीजन हो गया 8, सॉरी हाइड्रोजन हो गया 8, इधर भी हो गया 8 और इधर ऑक्सीजन है 4, इधर 4, ये मिल के 4 और इधर का 4, इधर Fe3 और फिर यहाँ पर ये संतुलित नहीं हो रहा है, अभी भी ये अधूरा है विद्यार्थी, अभी ये अधूरा है। अधूरा देखिए इसमें आगे, एक मिनट, ये विद्यार्थी इसमें ये रस, ये जो समीकरण आपको दिख रहा है ये संतुलित नहीं है, बल्कि संतुलित समीकरण इसका यहाँ हो जाएगा। ये देखिए ये वाला संतुलित है। यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 8 है, इसमें भी हाइड्रोजन कितना है? 8 है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, इसमें भी ऑक्सीजन कितना है? 4 है। यहाँ लोहा 3 है और यहाँ भी लोहा कितना है? 3 है। तो इस प्रकार ये संतुलित हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को हम समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार क्या होती है? ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम पहले समझते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, दो पदार्थ मिलकर क्या करते हैं? एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, या इस बोल सकते हैं इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, यानी अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कोयला और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया है? CO2। यहाँ जल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया गया है? जल बना दिया है। यहाँ पर ध्यान में रखेंगे CaO प्लस H2O मिलकर क्या बना दिया? CaOH का होल टॉइस। देखिए यहाँ पे 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण किया है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। याद रखेंगे, बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaO, बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? CaO, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल टॉइस। इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है ना, ये आप समझ गए। आगे देखिए, अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? ये इसी का प्रकार है, ऊष्माक्षेपी, इसी रासायनिक अभिक्रिया का ही प्रकार है। जिन अभिक्रिया के उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। मेरा मतलब यहाँ देखिए क्या है, अगर ये 2 पदार्थ मिल रहा है, मीथेन और ऑक्सीजन, जब आपस में मिलेगा तो क्या होगा? ऊष्मा निकलेगी, मतलब हीट बाहर निकलेगा। इस अवस्था में ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बता सकते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकले, उस अवस्था को हम क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ निकला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और ऊष्मा बाहर निकला। अब देखो श्वसन, इस अभिक्रिया को आप याद कर लेना। जो भी ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे हैं उनको ये मेरा सलाह है, या जो भी अन्य लोग भी विद्यार्थी देख रहे हैं तो इसको प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा।
कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इसे समीकरण के द्वारा दिखाएं। तो ये देखिए, तो ग्लूकोज हो गया C6H12O6, ये AQ का मतलब है जलीय अवस्था में, AQ का मतलब क्या है, जलीय अवस्था में। 6O2 का मतलब ये गैस अवस्था में है, आपस में ये फिर जलीय बना और ये फिर आपका जल बना और ये ऊष्मा निकला। तो याद रखेंगे C6H12O6 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि 6 ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन, और जब ये 6 ऑक्सीजन मिलता है तो कितना, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 जल बनता है। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। अब देखिए वियोजन में क्या होता है, वियोजन का मतलब वियोग का मतलब अलग होना, अलग होने का मतलब यहाँ समझिए कि टूट जाना। संयोजन में क्या होता है, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, लेकिन वियोजन में क्या होता है, एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थों का निर्माण करता है। तो याद रखेंगे इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है, याद रखेंगे कि इस अभिक्रिया में एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। और ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है, ऊष्मा द्वारा वियोजन किया जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कोई पदार्थ है, ठीक है, और इसको तोड़ना है, तो आप हथौड़ा से तोड़ेंगे, हो सकता है कि आप हथौड़ा से तोड़ दें, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया कराना है, इसके लिए क्या किया जाएगा, इसको आप गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म। तो इस अवस्था में इसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन बोलेंगे। मतलब ऊष्मा के द्वारा कि जब किसी पदार्थ को तोड़कर दो या दो से अधिक पदार्थों में निर्माण किया जाता है, तब इसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे आप देख लीजिए, लोहा है, फेरस सल्फेट है, क्या है, फेरस सल्फेट, इसको गर्म किया गया है तो फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 बना है। ठीक है ना, और याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तोड़ देने के बाद ये फेरिक ऑक्साइड का रंग कैसा हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है। कैसे तोड़ा जाता है, इसको हीट करके तोड़ा दिया जाता है। फिर ये देखिए चूना पत्थर, याद एग्जाम में पूछेगा, चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, याद रखना। तो इसको तोड़ने पर ऊष्मा निकलेगा और बिना हुआ बुझा हुआ चूना बनेगा और ये जल बनेगा। ठीक है, आप ये कह सकते हैं ना कि यह संयोजन अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट है वियोजन अभिक्रिया। देखो चूना पत्थर का फॉर्मूला, और इसको तोड़ा गया। ठीक है, अब लेड नाइट्रेट, कभी कभी एग्जाम में आपसे लेड नाइट्रेट का भी फॉर्मूला पूछ दिया जाता है। तो PbNO3 को गर्म किया गया तो 2PbOS। यहाँ एस का मतलब समझ में ना, सॉलिड है कि ठोस है, G का मतलब गैस है या G का मतलब गैस है। तो ये आप समझ गए संयोजन वियोजन। आगे देखिए, तो आप जान चुके कि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। और ये वियोजन अभिक्रिया कराने के लिए हम लोग विद्युत का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, प्रकाश का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, और एक हम ऊष्मा का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, जब हम प्रकाश का सहारा लेंगे तो उसको हम बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। जब हम विद्युत का लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, विद्युतीय वियोजन। जब ऊष्मा का लेंगे तो क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, तो ये 3 है। हाँ, अभी मैंने आपको ऊष्मीय वियोजन के बारे में बता दिया है। तो अब समझेंगे वैद्युत वियोजन के बारे में। तो ध्यान में रखेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, या बोल सकते हैं कि वैसा वियोजन जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर संपन्न हो पाता है। जैसे आप देखो H2O आपको दिख रहा है, इस पर आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप विद्युत वियोजन का उदाहरण याद रख सकते हैं। एक प्रणाली के द्वारा भी दिखाया गया है, या बोल सकते हैं एक प्रयोग के द्वारा दिखाया गया है। प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होने वाले वियोजन को हम क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन। जैसे आप यहाँ अर्जेंटम क्लोराइड यानी चांदी और क्लोरीन जब एक साथ मिला हुआ हो, उसको आप धूप में रखेंगे तो ये अर्जेंटम और क्लोरीन दोनों क्या हो जाएगा, अलग, एक क्लोराइड अलग अलग हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन। आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश के मदद से ये जो पदार्थ संयुक्त रूप में है वो अलग अलग हो पाया। ठीक है, तो ये भी ये 3 आप वियोजन 3 प्रकार से हो सकता है, वैद्युत, प्रकाश और ऊष्मा। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाशीय वियोजन ही है। देखें यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ये सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। इसका रंग कैसा हो जाता है, धूसर, मतलब मिट्टी के बर्तन के जैसा हो जाता है। इस अभिक्रिया में उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। एग्जाम में पूछेगा कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है ना, श्याम श्वेत का मतलब होता है ना ब्लैक एंड वाइट फोटो जो है ना, उसको उसके प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट फोटो के निर्माण में। ठीक है, आजकल तो आप स्मार्टफोन से जो फोटो लेते हैं, क्या ब्लैक एंड वाइट फोटो है, नहीं, रंगीन फोटो है, उसमें आप चेंज करके बना सकते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटो। ठीक है ना,
आगे देखिए, अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता हो, जैसे देखो जिस अभिक्रिया को कराने के लिए क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए, क्या चाहिए, ऊष्मा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा। आगे देखिए, विस्थापन अभिक्रिया, इसमें इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व क्या करते हैं, उसके यौगिक से विस्थापित करते हैं। जहाँ यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्या है विस्थापन में, जैसे Fe, ठीक है, CuSO4, ठीक है, तीर चिन्ह क्या बनेगा फिर, FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कॉपर है, कॉपर इसी लोहा से कम अभिक्रियाशील हो सकता है, होता है, या बोल सकते हो आप लोहा कॉपर से ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करता है। तो क्या करेगा, जब आप ये कॉपर सल्फेट में लोहा को डालिएगा तो लोहा क्या कर देगा, इस कॉपर को हटाकर, ये लोहा क्या करेगा, इस कॉपर को हटाकर क्या बना देगा, फेरस सल्फेट बना देगा, ठीक है। तो यह बोल सकते हो कि इसका ये स्थान ले लिया, विस्थापित कर दिया, मतलब लोहा कॉपर का जगह ले लिया, या कह सकते हैं लोहा कॉपर को हटा दिया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। इसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं कि FeSO4 Fe प्लस CuSO4 हटाकर FeSO4 प्लस Cu बना है, ठीक है ना। आगे देखिए, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, कौन सा रंग का, भूरे रंग का। CuSO4 के नीले लिटमस CuSO4 के नीले लिटमस का रंग हरा और FeSO4 के निर्माण का कारण हो जाता है, ठीक है ना। इसका रंग कैसा हो जाता है, हरा, क्यों, क्योंकि FeSO4 बन जाने के कारण, ठीक है। आगे देखेंगे आप, और यहाँ पर आप एक और बात समझ सकते हैं विद्यार्थी, यहाँ देखें ना, ये जिंक जो होता है, जिंक कॉपर से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए जिंक क्या कर दिया, कॉपर को हटाकर इसका जगह ले लिया, ठीक है। जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें आप देखिए, इसमें तो एक तत्व था, यहाँ 2 तत्व था, लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है, 2 तत्व शामिल होता है। इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान करने से होता है। इसमें आप देखो N2 इसके साथ आ जाएगा, Ba इसके साथ आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अब देखो Ba किसके साथ आ गया, SO4 के साथ आ गया ना यहाँ, लेकिन ये Na किसके साथ आ गया, Cl2 के साथ चला गया, तो 2 यहाँ आ गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट। ये है आपका, नहीं ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम सल्फेट है, और ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। ये आप ही समझ गए हैं। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ये अवस्था जब ये अभिक्रिया कराई जाती है तो पात्र में ये एकत्रित हो जाता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखो उपचयन अपचयन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार सवाल आता है, इस बार भी आने की संभावना है। उपचयन में क्या होता है, जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन हटे, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हट जाए, तो इस दोनों ही अवस्था को हम क्या बोलेंगे, उपचयन। तो क्या लिखा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तब इसे हम क्या बोलते हैं, उपचयन। जैसे देखो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया, तो यहाँ CO2 बना, और यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो दोनों ही अवस्था में ऑक्सीजन जुड़ रहती है, क्या उपचयन का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे देखिए आप हैं, ठीक है। इस समय इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गया, इसमें से ऑक्सीजन यहाँ आ गया, ठीक है ना, इसमें से ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया है, ठीक। तो इस अवस्था में भी आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन इसमें से हट रहा है, देख रहे हैं ना आप, ऑक्सीजन जब हट जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, उपचयन ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उपचयन। इसमें आके जुड़ गया, ठीक है, तो ये हम बोलेंगे उपचयन, ठीक। यहाँ देखिए पोटेशियम क्लोराइड भी है, सेम ही ऐसा ही हो रहा है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि इसमें से भी हट रहा है ये ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा, लेड क्लोराइड हो जाएगा। लेड क्लोराइड का कैसा अवक्षेप बनता है, पीला अवक्षेप बनता है, एग्जाम में पूछता है, लेड क्लोराइड का अवक्षेप कैसा होता है, पीला रंग का होता है, ठीक है। और सेम इसमें भी ये प्रोसेस है, ठीक है। आगे देखिए, अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का वृद्धि होती है, जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और या
हाइड्रोजन हरासमेंट, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन हट जाए या हाइड्रोजन जुड़ जाए तो अभी अवस्था को हम क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, दोनों ही अवस्था में हम क्या बोलेंगे, अपचयन। इसमें आप देखो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया इसमें से, ठीक है ना, ऑक्सीजन इसमें से निकल गया, तो इस अवस्था में हम इसको क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो गया है। किसमें अपचयित हो गया है, कॉपर में, जिसमें से निकलते हुए अपचयित हो जाता है। हाइड्रोजन उपचयित हो जाता है, उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है, ध्यान में रखना। अपोपचय इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपोपचय। रेडॉक्स अभिक्रिया इसे कहते हैं हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया अपोपचय बोलते हैं। इसमें दोनों एक साथ होता है, याद रखेंगे आप, दोनों एक साथ होता है। इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें से ऑक्सीजन, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है और एक में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन हट जाएगा तो अपचयन और जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो उपचयन, ठीक है। आगे देखिए, दैनिक जीवन में उपचयन का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तब इससे क्या लाभ हानि होता है, यह समझना है, ठीक है। तो आप ये स्टडी किए भी होंगे जनरल बैच में, तो जरा समझिए ये संक्षारण। जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता, ध्यान में रखिएगा, जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आता है, जिससे धातु की ऊपरी परत क्या हो जाती है, कमजोर और क्षारित हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, संक्षारण। अब देखिए संक्षारण, जब भी किसी लोहा पर ऑक्सीजन आर्द्रता के कारण उसके ऊपर एक लाल रंग का या धूसर रंग का जो परत बन जाता है, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण। जैसे अब देखिए, संक्षारण से बचने के लिए क्या किया जाता है, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत एवं तांबे की हरी परत चढ़ाना संक्षारण के उदाहरण है। यानी आपके घर में जो नया लोहा है वो कुछ दिन के बाद लाल धूसर हो जाता है तो समझिए कि वो संक्षारित हो रहा है, या उसे हम लोग गाँव में कहते हैं कि मूर्छा लग गया है। तो लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत एवं तांबे के ऊपर हरी परत, एग्जाम में पूछेगा ये जो चांदी के ऊपर जब चांदी संक्षारित होती है तो कैसा होने लगता है, काला, जब तांबा होता है तो कैसा होने लगता है, हरा। संक्षारण के उदाहरण है यसद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण की वस्तु से बचाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि संक्षारण से कैसे बचाया जा सके, तो आप क्या बताओगे कि संक्षारण से बचने के लिए यसद लेपन किया जाता है, जिसे हम लोग ग्रेविलाइजेशन बोलते हैं। विद्युत लेपन, पेंट करके संक्षारित वस्तुओं को बचाया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, विकृत गंधिता क्या है। तो वसायुक्त एवं तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, इसमें स्वाद गंध में परिवर्तन आ जाते हैं, विकृत गंधिता कारण। इसका मतलब क्या है, जो हम लोग घर में खाना बनता है, ठीक है, और खाना में ऑक्सीजन मिल जाए, क्या बन जाए, ऑक्सीजन, या हवा के संपर्क में आ जाए, ठीक है ना, हवा के संपर्क में आ जाए तो कुछ देर के बाद वो खराब हो जाता है। उसमें एक विशिष्ट प्रकार का तीखा गंध आने लगता है, जिससे खाने से लोगों की तबीयत वगैरह भी खराब हो जाती है। तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता, ठीक है ना। विकृत गंधिता का मतलब एक खाने से विशिष्ट प्रकार का दुर्गंध आने लगे, ठीक है। ये किसी कारण होता है, तो जिसमें तेल वगैरह, तेल से मिलाकर कोई वस्तु बनाई जाती है तब हो जाता है। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, तो आप ये विकृत गंधिता भी समझ गए। अब इसके रोकने का क्या उपाय है, तो विकृत गंधिता का रोकने का उपाय है इसमें प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके। प्रति ऑक्सीकारक का मतलब कुछ ऐसा पदार्थ मिला दिया जाए जो ऑक्सीजन की मौजूदगी को क्या कर दे, ख़त्म कर दे, या वहाँ हवा नहीं आने दे, ठीक है ना, या उस पर हवा का प्रभाव ना पड़े, ऑक्सीजन का प्रभाव ना पड़े, उसको हम प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग करके बचा सकते हैं। दूसरा है वैसा बर्तन में, वायुरोधी बर्तन में रखा जाए, मतलब वैसा बर्तन में रखा जाए जिसमें क्या हो जाए विद्यार्थी, हवा प्रवेश न कर पाए। तो इस अवस्था में क्या हो सकता है, इस अवस्था में आपका हो जाएगा कि उसमें हवा ही नहीं जा पाएगा, तो आराम से खाना खराब होने से बच जाएगा क्या। आगे देखिए, तो ये अभी आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे, अगर आप ये स्टडी किए हैं तो आपके लिए इसमें 4 चांद लग जाएगा। आगे देखिए, एक और बात, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है और शीतलन द्वारा। मतलब आप घर में आपका फ्रिज क्यों है, फ्रिज इसलिए कि हम उसमें कोई खाना रख देंगे तो जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो शीतल होते रहता है, ठंडा होते रहता है। अब देखो, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस, मतलब आप जो चिप्स की थैली होती है, या आप जो चिप्स या कुरकुरे कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें हवा भरा रहता है। जनरली लोग कहते हैं कि हवा भरा हुआ है, लेकिन नहीं, वो हवा नहीं बल्कि एक विशिष्ट प्रकार का गैस भरा हुआ है, ठीक है ना, जिससे हम लोग जिसके वजह से वो ख़राब होने से बच जाता है। तो याद रखेंगे आप कि जो चिप्स की थैली है
ठीक है ना। उसमें नाइट्रोजन गैस इसलिए भर दी जाती है क्योंकि उपचयन की क्रिया ना हो सके। उपचयन की क्रिया नहीं होगी तो सड़ने से या खराब होने से बच जाएगा अशीतलन के द्वारा। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि विकृत गंधिता से बचने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो याद रखेंगे विकृत गंधिता को रोकने का उपाय क्या है। तो प्रति अक्सीकारक का उपयोग करके बचाया जा सकता है। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर बचाया जा सकता है। और अगला है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस के द्वारा या हवा की जगह पर आप क्या भर दीजिए, नाइट्रोजन, और शीतलन के द्वारा उन्हें ठंडा करके फ्रीज करके या फ्रीजिंग करके उसे हम बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला चैप्टर के लिए फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा